इल्ज़ाम बेबुनियाद लगाते लगाते झगड़े होते होते इस कदर झगड़े बढ़े कि हाथ उठाना मारना ये फिर डेली का उनका हो गया। कहने लगा बस बहुत हो गया, आज ही मैं तुझे तलाक देता हूँ। रोते रहे चिल्लाते रहे कि खुदा के लिए ये मत करो, इसलिए मार खाती रहो मर जाओ। कहते हैं हमारे घर में बेटियाँ बहुएँ मर जाएँ लेकिन आवाज़ न उठाएं। गुंडों के ज़रिए डरा के धमका के आज 3 महीने हो गए समझ लीजिए। इस कदर दुकान में परेशान कर दिया गया कि आज 15-20 दिन से दुकान ऐसी बंद पड़ी है। अब्बा के अलमारी से पैसा निकाल के चुपके से ले जाके भी इसको दिया, लेकिन इसकी ख्वाहिश नहीं ख़त्म हुई। जेठ आके बोल रहे हैं कि तुमको तुम्हारे ही घर में टांग देंगे अगर तुमने घर हमारे नाम और दुकान अपने पति के नाम नहीं किया। तो हमेशा से होता था, वो चाहते थे कि जो भी औरत है उसको मतलब ले आके घर पर रख लें, उसको उसके बच्चों सहित। ये सब बात पे हमारे झगड़े होते थे और अब तो जो होना था उस औरत के चक्कर में मेरा घर तो बर्बाद हो ही गया। जो मेरा साथ देना चाहते हैं उनको तो उनके घर जाके डरा धमका दिया जाता है, फिर चाहे इनके घर की तरफ से कोई हो। धमकी रोज़ मिलती है, रोज़ डेली, कभी दरवाजे पर आके, यहाँ तक कि पुलिस के साथ दरवाजे पर आते हैं। 28 फरवरी को मेरे घर के अंदर घुस के पूरे मोहल्ले के सामने इन्होंने हमको मारा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। जिनको ये अपना वकील बोलता है वो लोग खुली जान से मारने की धमकी देते हैं हमको कि अगर मोइन के नाम तुमने नहीं किया तो घर के अंदर ही तुमको ज़िंदा जला देंगे, तुम्हारी कार में तुमको ज़िंदा जला देंगे। तकिया से मुंह दबा के जान से मारने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आज एक्शन न लोगी तो आज तुम्हें ख़त्म कर देगा, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग को ख़त्म कर देगा। योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगी, प्रयागराज के सांसद से क्या कहना चाहेंगी, यहाँ के विधायक से क्या कहना चाहेंगी? बस इतना कर दीजिए कि अगर मुझे रात दिन में कभी भी ये लोग मार दें मेरे घर में घुस के तो मेरे बच्चों को बचा लीजिएगा। उम्मीद न कर इस दुनिया में हमदर्दी की गालिब, बड़े प्यार से दर्द देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। वो तारीख थी 30 जुलाई साल 2019 जब संसद भवन में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज को असंवैधानिक घोषित किया गया था। मगर इस देश की विडंबना देखिए, आज भी हमारे देश में मुस्लिम महिला को सिर्फ तलाक 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 कह के घर से बेघर कर दिया जाता है। और आज उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम महिला अपनी फरियाद लेकर आई है योगी सरकार से। योगी सरकार तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव इस बहन की फरियाद को सुनना चाहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तां। इस दास्तां में कहानी और किरदार का नाम है नीलम खान। साल 2010 में शादी हुई थी, लेकिन पिछले साल क्या कुछ ऐसा हुआ कि तलाक 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 कहकर शौहर ने इन्हें बेघर कर दिया। नीलम जी, आप अपनी कहानी आज बताइए हमारे दर्शकों को, योगी सरकार को, जो आपकी आवाज़, आपकी फरियाद सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि उस पर कुछ कार्रवाई भी होगी। पहले बताएं क्या कुछ बीता पिछले 15 सालों में आपके साथ, और 14 अगस्त 2024 को क्या हुआ? जी, 7 मार्च 2010 में मेरी शादी हुई थी मोइन खान के साथ। शादी के बाद 1-2 साल तक सब कुछ ठीक था। जब से मेरे पति इस कदर लालची इंसान थे, ये मतलब मुझे भी बहुत लेट पता चला। धीरे धीरे जिस तरीके से मुझे फाइनेंशियली हर तरीके से जब कमज़ोर कर दिया, जब मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद सबसे ज़्यादा जब मुझे प्रेशराइज़ करने लगे कि जो घर दुकान मेरी वालिदा ने मेरे नाम पे किया है उसको भी मेरे नाम कर दो। और ये इसी सब बात पे झगड़ा, जो सबसे ज़्यादा हमारे भी झगड़े होते थे वो इस बात पे होते थे कि उन्हें अपनी औलाद नहीं चाहिए थी। बोलते थे अगर कुछ भी हो जाए हमें अपना बच्चा नहीं करना है। लेकिन फिर भी अनम के टाइम पे हमारे माता पिता हमारे साथ रहते थे, मेरे साथ, तो उन्होंने कहा था तुम कोई ज़िम्मेदारी मत उठाना, सब बच्ची की पूरी ज़िम्मेदारी, बेटा हो या बेटी उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। तो उनसे कोई मतलब नहीं था, ना उनको कमा कर एक पैसा हमको देना था। सब कुछ मेरे माँ बाप ने किया, बच्ची बड़ी हो गई। लेकिन इसके बड़े होने के बाद मेरी ये थी कि हमने ये सोचा कि एक हमारा बेटा या बेटी, एक बच्चा और हो जाए हमारा। तो उसके लिए जब हमने उनसे वो किया तो कहने लगे कोई ज़रूरत नहीं, हमारे भाई की बेटी चाहे जितनी ले आओ, ले आके पाल लो, 2-3। तो उसमें कि हमको बच्चों का शौक़ भी था और ये होता था कि अगर
एक बेटा या बेटी और हो जाएगा तो शायद इनका रवैया मेरे तरफ से चेंज हो जाए। तो हमने एक बेटी इनके भाई की उसको गोद लेके उसको पाल लिया। 3 महीने की थी तब उसको ले आए थे, आज वो 5 साल की हो गई है। उसके बाद एक मामूली सी बात पे इस इंसान ने 14 अगस्त को तलाक दे के मेरी ज़िंदगी नर्क से बदतर बना दिया। क्या मसला क्या था, क्यों तलाक दिया? 14 अगस्त 2024 को क्या हुआ आखिर? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मामूली सी बात पे ये घर आया। मतलब इसको झगड़ा करने की कोई ना कोई, और जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की बात ये थी कि हर चीज़ पर शक। अगर हम किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, इस डॉक्टर के साथ तुम्हारा अफेयर, यहाँ तक कि अगर किराएदार से खड़े होकर 2 सेकंड छत पे बात भी कर लेते हैं तो कहता था कि इसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद लगाते लगाते झगड़े होते होते इस कदर झगड़े बढ़े कि हाथ उठाना मारना ये फिर डेली का उनका हो गया। एक दिन 6 बजे शाम को घर आ गया अचानक से, कहने लगा कि बच्चे कहाँ हैं। हमने कहा बच्चे छत पर खेल रहे हैं। कहने लगे उस औरत के बच्चों के साथ तुमने मेरे बच्चों को क्यों भेजा खेलने के लिए? तो हमने कहा तुम भी बाप हो, तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जाओ जाके उतार लाओ। कहने लगा बस बहुत हो गया, आज ही मैं तुझे तलाक देता हूँ। रोते रहे, चिल्लाते रहे कि खुदा के लिए ये मत करो। इसके अलावा भी बहुत वो है, बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने सुना नहीं। 3 तलाक देने के बाद उसके बाद सर पकड़ के बैठ गया कि अब हम क्या करें। हमने कहा अब कोई रास्ता नहीं है, अब हो गया जो होना था। अब्बा को अपने फ़ोन किया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। कहने लगे तुम्हारे बीच का मसला है, तुम समझो। क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चाहते हैं कि मतलब कुछ भी हो ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मारता है तो मार खाओ, तलाक के बाद भी उसके साथ रहो, लेकिन इज्जत हमारी नहीं जानी चाहिए, भले ही तुम्हारी जान चली जाए। ये अब्बा कहते हैं? ये मेरे अब्बा का कहना है कि हमारी शहर में बहुत इज्जत है। अगर ये बात दुनिया के सामने आई कि शहर काजी की बेटी का तलाक हो गया है, उसका दामाद उसको ऐसे मारता पीटता था और घर वाले कुछ नहीं उनका सपोर्ट करते थे, तो बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए मार खाते रहो, मर जाओ। कहते हैं हमारे घर में बेटियां बहुएं मर जाएं लेकिन आवाज़ ना उठाएं, लेकिन हमसे ये नहीं होगा क्योंकि मेरे आगे भी बच्ची है। हम अगर सह गए तो मेरी बच्ची को भी सहना पड़ेगा। इसलिए हमने आवाज़ उठाया कि भले ही कोई पूरी दुनिया मेरा साथ ना दे, लेकिन हम अकेले लड़ेंगे। करेली थाने में रात में 2 बजे 3 बजे तक रमज़ान में रोज़ा रख के अपनी दोनों बच्चियों के साथ जाके बैठे रहते थे। बोले कि हाँ तुम्हारे पति को बुला रहे हैं, बैठी रहो, जब तुम यहाँ बैठोगी तो तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। ऊपर से लेके नीचे तक सब के हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, जितने भी एसआई हैं, जो भी यहाँ पे, यहाँ तक कि समझ लीजिए जो भी बन पड़ा वो सब हमने किया। रात में 3 बजे तक थाने में बैठे रहते थे, वहीं सहरी करते थे, वहीं रोज़ा खोल लेते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप कह रही हैं कि करेली थाने में रात के 3 बजे तक पुलिस ने आपको रोक कर रखा था? जी, वो लोग बोलते थे यहाँ तुम बैठोगी तभी तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। मोइन खान जो आपके शौहर हैं, उनके बारे में बताएं, उनका क्या प्रोफाइल है, क्या करते हैं वो, और जब शादी आपकी हुई उस समय वो क्या करते थे? जिस वक्त शादी हुई इस वक्त वो खेती बाड़ी करते थे अपने घर में करछना में, जहाँ उनका घर है, अभी भी खेत है, सब कुछ है, वहाँ पर वो करते थे। लेकिन शादी के बाद जब मेरी माँ की तबीयत थोड़ा ख़राब रहने लगी तो 1-2 साल के बाद उन्होंने कहा कि आकर यहाँ पे रहो, हमारी खिदमत करने के लिए कोई है नहीं। तो हम आए, हमने कहा आप यहीं पे रहिए, करते रहिए काम जैसे चल रहा है। तो धीरे धीरे 2-3-4 महीने बाद वो भी आ गए हमारे साथ यहाँ रहने के लिए। तब से 14 साल से यहीं पर रह रहे थे हमारे साथ, इसी घर में। फिर यहाँ पर फिर मेरे अम्मी ने दुकान, उनका मतलब दुकान हमको ख़रीद कर मेरे नाम पर दिलवा दिया। उसी में स्टेशनरी का बिज़नेस करते थे वो। तो और उसके बाद फिर जब ये तलाक हो गया तो उसके बाद दुकान पर हम बैठ रहे थे, उससे अपना खर्चा चला। लेकिन वो भी नहीं हुआ, गुंडों के ज़रिए डरा के धमका के आज 3 महीने हो गए समझ लीजिए। इस कदर दुकान में परेशान कर दिया गया कि आज 15-20 दिन से दुकान ऐसी बंद पड़ी है। खर्चा कैसे चल रहा है वो हम जानते हैं। किराएदारों को धमका धमका के निकलवा दिया गया कि कहीं से भी इसका कोई खर्चा ना वो हो, ना तो पैसे से इतनी मोहताज हो जाए, हर तरीके से परेशान हो जाए। आपने कहा कि साल 2010 में आपकी शादी हुई करछना, जो कि यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ गई। शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में कैसा रहा उनका रवैया, कैसा रहा व्यवहार? क्या उस समय आपको एहसास हुआ? नहीं, उस समय तो शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था,
इतना कुछ पता नहीं चलता था, बस ये कि थोड़ा बहुत टोकना कि हाँ घर से कोई चीज़ चाहिए तो जाओ घर से ले आओ, तो उतना मैं समझ भी नहीं आता था क्योंकि इतनी मेरी एज नहीं थी। ये होता अगर कुछ चाहिए तो जाओ अपने घर वालों से बोलो, वो दिला देंगे। बाइक थी, फिर उसके बाद स्कूटी, फिर उसके बाद कार की डिमांड। तो हम ऐसे आके घर पे अम्मी से बोलते थे क्योंकि हमारे यहाँ मतलब अब्बा से हम लोग का इतना वो नहीं होता था कि थोड़ा एक पर्दे के दायरे में कह लीजिए कि इतना बाप से हम लोग का नहीं वो था। तो माँ से कहते थे, वो अब्बा से कहती थी, तो सब उनकी डिमांड पूरी कर दी जाती थी। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये होने लगा, जब अम्मी से हम कहना बंद कर दिए तो ये होता था कि जाओ बाप के अलमारी से पैसा निकाल के ले आओ। हमने वो तक किया, अब्बा के अलमारी से पैसा निकाल के चुपके से ले जाके भी इसको दिया, लेकिन इसकी ख्वाहिश नहीं ख़त्म हुई। मतलब हाँ, इतने पैसे वो लगाते हैं, क्या करते हैं, कुछ इसके बारे में आपने मालूमात करने की कोशिश की? नहीं, कुछ हमसे बस ये बोलते थे कभी कि खेत कहीं गिरवी रखना है किसी का, मतलब रख लें, उससे पैसा आएगा, कुछ इनकम आएगी। तो हम लोग का ये सब बोल के लेते थे। उसके बाद पैसा कहाँ, कभी ये बोलते थे दुकान में पैसा लगाना है। दुकान हमेशा खाली रहती थी, चाहे कितना भी पैसा दुकान में लगा दिया जाए, लेकिन जब भी जाके देखो तो वो दुकान खाली है ऐसे ही। तो ये नहीं समझ आता था पैसा कहाँ जाता है। आपने कहा कि संतान पैदा होने पर उनको आपत्ति थी, फिर भी एक बेटी आपकी है। एक बेटी है मेरी और एक बेटी निजेट की लेके उनके जबरन मतलब फोर्स करने पर कि अपना दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें बहुत ख्वाहिश है तो बच्चा ले लो। यहाँ तक कि तीसरा भी बोल रहे थे कि इससे छोटी वाली उसको भी तुम गोद ले लो। ये आज तक नहीं समझ में आया कि ये उनका मकसद क्या था इसके पीछे। और आज वही जेठ जो इतना सब कुछ होने के बाद वो जेठ आके बोल रहे हैं कि तुमको तुम्हारे ही घर में टांग देंगे अगर तुमने घर हमारे नाम और दुकान अपने पति के नाम नहीं किया। तो ये जेठ जेठानी पर इतनी मेहरबानी क्यों उनकी रही है कि उनके बच्चों को भी ये पालें और ख़ुद का कोई बच्चा ना हो, अगर कंसीव हो जाए तो फोर्सफुली आपको शायद एबॉर्शन के लिए भी कहा जाता है? ये तो हुआ, अभी ये हुआ था जब अभी कंसीव हो गया था, तो इसके बाद इसने इतना टॉर्चर किया, इतना वो किया कि हमको शुगर थी, हो सकता है शुगर हाई हो गई बहुत ज़्यादा, इस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। नहीं तो अभी इतनी दुआओं के बाद अभी ये 1 साल पहले मेरा कंसीव हुआ था अपने से। बहुत खुश थे, हमने इसको बताया नहीं था, 2.5 महीने हो गए, लेकिन जब बताना पड़ा क्योंकि अब्बा से हमने बताया, जैसे ही अब्बा से बताया तो इसे भी पता चल गई बात। तो उसके बाद इसके मतलब मुंह फुला के इसका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अब इसका कौन करेगा, अब तो तेरे बाप भी चले गए, माँ भी नहीं है, अब कौन करेगा इसका। हमने कहा हम करें। वालिद साहब का इंतकाल हो गया? नहीं, वालिदा का जब मेरे इंतकाल हो गया तो वालिद साहब भाई के घर चले गए, वहाँ पे रहते थे। और भाई की मतलब हमसे थोड़ा सा बनती नहीं है, या कह लीजिए, या तो घर के मसले से उनको हमसे नाराज़गी रहती थी, इसलिए उनके घर मेरा आना जाना नहीं था शुरू से ही। भाई को क्या नाराज़गी हो गई अपनी बहन से? इस घर के वजह से उनको नाराज़गी है कि मतलब कि हम दोनों बहनों को उतना ही मिला जितना शरीयत के हिसाब से मिलना चाहिए, 1/4 से भी कम। बाकी सब कुछ अब्बा ने भाई को ही दिया, लेकिन एक घर को लेके भी वो चाहते हैं कि बस इसको किसी तरीके से बेदखल कर दें या मार दें या कुछ भी कर दें, बस ये घर भी उनको मिल जाए। इस वजह से हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मेरे भाई कर रहे हैं पीछे से। आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ पर हुई और आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब गरीब नवाज़ में प्रिंसिपल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, अपने मदरसे में अब पढ़ाते हैं, और बस इतना ही। तो वो खुद पढ़े लिखे थे, लेकिन जब आपकी निकाह हुआ आपका, उस समय आपकी अवस्था क्या थी, उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी 17 थी और आपके शौहर की 20 रही होगी, 19 या 20। बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई। उसके बाद आप करछना गई, वहाँ दहेज के लिए आपको प्रताड़ित किया जाने लगा। फिर आपने बताया कि आप यहाँ आई, यहाँ पर 3-4 महीने ठीक चला और उसके बाद फिर यहाँ पर भी दिक्कतें शुरू हो गई। अब ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके शौहर का किसी पराई महिला या स्त्री के साथ कुछ संबंध हैं या इस तरह की बातें हैं? जी, इस मैटर को ही लेके हमेशा से होता था। वो चाहते थे कि जो भी औरत है उसको मतलब ले आके घर पर रख लें, उसको उसके बच्चों सहित। ये सब बात पे हमारे झगड़े होते थे, लेकिन वही इज़्ज़त बचाने के लिए कभी ये बात अपने घर वालों से भी नहीं कहा, न तो बाहर कहने की इतनी हिम्मत थी कि बाकी। तो
मतलब आपको ये पक्का यकीन है कि उनका जो संबंध है वो पराई स्त्री के साथ भी है, उन्हें आप जानती भी हैं लेकिन शायद रिवील नहीं करना चाहती हैं अभी कैमरे पे। वो हमारे बहुत सगे, समझ लीजिए बहुत करीबी जी। हैं वो, जिनके साथ उनका ये सब कुछ है। लेकिन उनका नाम, क्योंकि उनके आगे भी बेटियां हैं, 5-5 बेटियां हैं उनकी, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो बहुत बदनामी को उनको सामना करना पड़ेगा। और अब तो जो होना था उस औरत के चक्कर में मेरा घर तो बर्बाद हो ही गया। तलाक, अब तो नाम लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यही चीज़ अगर पहले कर दी होते तो शायद मेरा घर ही बच जाता। किसी तरह का कोई और ऐब, कोई नशे की आदत, कोई और उनमें? बीच देखिए, हमने अपने आँख से, हमने, मेरी बेटी ने देखा था कि उन्होंने वाइटनर सूंघना स्टार्ट कर दिया था। अभी फ़िलहाल का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बीच था जब ये 2-3 साल पहले इन्होंने, ख़ास तौर पर अनम के पैदा होने के बाद 2016 के बाद इन्होंने ये शुरू कर दिया था। यानी लगभग 8-9-10 सालों से वाइटनर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ये स्टेशनरी की दुकान खुलने के बाद की बात है? जी, उसके बाद की, अनम के पैदा होने के बाद। स्टेशनरी की दुकान अनम के पैदा होने से 2 साल पहले अम्मी अब्बू ने खुलवा कर दिया था। उसके पहले किसी तरह का नशा ये करते थे? उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। घर परिवार में इनकी बात की जाए, मोइन खान के घर परिवार में कौन कौन है अभी? इनके घर में इनकी माँ है और इनके भाई हैं और बहनें हैं। 6 भाई हैं और 4 बहनें हैं। कोई आपके साथ है, कोई आपका साथ देना चाहता है कि नीलम खान के साथ मैं हूँ? नहीं, जो मेरा साथ देना चाहते हैं उनको तो उनके घर जाके डरा धमका दिया जाता है। फिर चाहे इनके घर की तरफ से कोई हो, और इनके घर की तरफ से मेरी सगी खाला ही हैं जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था, हमारी शादी जो जिन्होंने करवाया था, उनके बेटी के घर पहुंच गए ये लोग धमकी देने के लिए कि अगर तुमने साथ दिया इसका तो तुम्हारे घर ही में घुस के तुमको इधर उधर पुलिस के ज़रिए या जैसे भी हो। तो वो भी अपने ससुराल में रहती थी, वो लोग भी डर के एकदम मतलब बैक हो गई। और इसके अलावा मेरे किराएदार जितने भी उन्होंने सपोर्ट किया, सबको या तो निकलवा दिया गया या तो सबके साथ गलत इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो वो लोग शरीफ लोग थे, वो लोग अपना इज़्ज़त बचाने के लिए पीछे हट गए। अभी हाँ, इस समय फ़िलहाल हम अपनी बच्चियों के साथ बिल्कुल अकेले हैं। जिस मकान में अभी मैं बैठा हूँ, इस मकान के विषय में बताइए, ये किसका है? और जी, मेरी वालिदा ने मेरे नाम किया था। उन्होंने इसलिए मेरे नाम किया था कि हम ही यहाँ थे जो उनकी खिदमत करते थे, और वो ये चाहती थी कि मैं उनके जाने के बाद घर में हम ही रहें। और ये भी जानती थी कि ससुराल वाले लालची हैं, वहाँ पर ज़्यादा मतलब निभाह नहीं होगा, ये चीज़ उनको पता था। लेकिन फिर भी कहती हैं बेटा जिस हद तक हो सके उस हद तक बनाने की कोशिश करो, और इसी वजह से बनाते चले गए। लेकिन अगर पहले ये कदम उठा लिए होते तो आज शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। क्या कभी इस मकान में भी आने की कोशिश की आपके शौहर ने? किसी तरह की कोई धमकी, मारपीट? तो धमकी रोज़ मिलती है, रोज़ डेली, कभी दरवाजे पर आके, यहाँ तक कि पुलिस के साथ दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि हमने पूरे थाने को ख़रीद लिया है और किसी भी वक्त हम घर के अंदर घुस जाएं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे शौहर का कहना है, क्योंकि पूरा थाना मेरा ख़रीदा हुआ है। ऐसे पुलिस वालों को बदनाम करते हैं ये। आपकी आपके शौहर से आखिरी मुलाकात कब हुई है? अभी आखिरी मुलाकात तो 4-5 दिन पहले, जब ये मेरे किराएदार जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, तो ये पुलिस वालों के साथ आए थे। मेरा पुलिस वालों ने बोला कि हम आपका बयान लेने आए हैं, लेकिन ये घर में घुसने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ये बोलते हुए गए कि 1-2 दिन के अंदर मैं घर के अंदर रहूँगा, तुम लोग घर के बाहर रहोगी। तब से ही 2-3 दिन से हम लोग घर के अंदर ही बंद करे हैं, खुद को डर के मारे कि पता नहीं किस तरीके से अंदर घुसा दिए जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब मेरे अपने घर में 28 फरवरी को मेरे घर के अंदर घुस के पूरे मोहल्ले के सामने इन्होंने हमको मारा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। जब थाने गए तो वहाँ पर बड़े अधिकारी हैं, छोटे, सब ये बोल रहे हैं ये तुमको क्या मारेगा, ये तो बेचारा खुद है। मेडिकल की रिपोर्ट आज तक हमको दी नहीं गई है। तो जब आप पुलिस के पास जाती हैं फरियाद करने, गुहार लगाने, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने, FIR की बात करती हैं, तो पुलिस का क्या रवैया रहता है? पुलिस का ये रवैया रहता है, बोलते हैं कि ये बेचारा क्या करेगा तुम्हारा, आओ बैठो, पूरा दिन बैठी रहो, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ बैठी रहो, यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि कैरेक्टरलेस तुम हो, और कैरेक्टरलेस होने का कोई सबूत नहीं दिया जाता। आपका भाई भी आपके शौहर के साथ मिल चुका है, आपका ये कहना है? जी, वो उनके ही सपोर्ट से पूरा ये काम कर रहे हैं।
क्या आपके शौहर में भी अब पूरी तरह से लालच आ गया है कि इस मकान को, दुकान को, सबको अपने नाम कराना है, इस वजह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? सिर्फ यही मसला है। थाने में बैठ के 5-5 घंटे तक इनके 2 अज्ञात वकील हैं, जिनको ये अपना वकील बोलता है, वो लोग खुली जान से मारने की धमकी देते हैं हमको कि अगर मोइन के नाम तुमने नहीं किया तो घर के अंदर ही तुमको ज़िंदा जला देंगे, तुम्हारी कार में तुमको ज़िंदा जला देंगे। किसी को मतलब पुलिस तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये कहते हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हम लोग इसको बचा लेंगे। वो 2 जो वकील हैं इसके गुंडे हैं कि वकील हैं, क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने थाने में 5-5 घंटे बैठा के हमसे बात किया। शर्त बस यही, दुकान मोइन के नाम कर दो तो ये तुम लोग को जीने देगा, नहीं तो ऐसे तुम लोग जी नहीं सकती करेली में। ये मोइन खान जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बता रही हैं कि खेती बाड़ी करते हैं, क्या ये एक संपन्न परिवार था? उनकी ज़मीन जायदाद खेत कितना था, कुछ आइडिया? नहीं, खेती बाड़ी तो इतनी थी कि 2-3 लाख रुपए साल का आराम से इनकम आती थी वहाँ से, लेकिन वो इनकम कभी हम तक नहीं आई। मतलब ये नहीं हुआ कि कभी कमा के उन्होंने कुछ पैसा मेरे हाथ में रखा हो या वहाँ से, क्योंकि हमारा पूरा खर्च तो मेरे घर वाले पूरा करते थे, इनका भी पूरा खर्च मेरे घर वाले ही पूरा करते थे। आज 14-15 साल हो गए। मतलब 15 सालों से आपको पैसे नहीं दिया मोइन खान? नहीं, 1 रुपए, ये चीज़ ये कह नहीं सकते कि 1 जोड़ा कपड़ा इस आदमी ने हमें बनवा के या बच्चों को दिया हो अपनी कमाई से, ये चीज़ ये दावा कर नहीं सकते। तो एक बेगम होने के नाते आपके तमाम अरमान रहे होंगे, तो वो कुछ भी इन्होंने पूरा नहीं किया? कभी बाहर सैर सपाटा, घूमना फिरना ये सब? नहीं, घूमना फिरना होता था। जब भी कोई एफडी हमारी कंप्लीट होती या कुछ हमारा जो मेरे मायके वालों ने करवा के दिया था वो पूरा होता, तो कहते चलो उसी पैसे से तुमको घुमा दें, तो उसी पैसे से जाते थे घुमाने। वहाँ भी सुकून नहीं होता था उस औरत के वजह से। जहाँ घूमने जाएं वहाँ भी लड़ाई झगड़े होके वहाँ से भी रोते हुए वापस आते थे। मुश्किल से 2 या 3 बार हम लोग कहीं गए होंगे बाहर घूमने, लेकिन उस दौरान भी वहाँ पर उस औरत का फ़ोन पे फ़ोन कि कहाँ चले गए क्या, वो उस वजह से लड़ाई झगड़े होके वापस आ जाते थे हम लोग। नीलम जी, ये बताइए, जिस औरत का आप जिक्र कर रही हैं, ये मोइन खान की लाइफ में आपके आने से पहले आई या आपकी शादी के पहले से ही? जी, हमारी शादी से पहले इनका वो था, और इनके घर वालों को सब कुछ पता था। यहाँ तक कि मेरी सास ने कई बार भी दबे लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में ये बोला कि क्यों तुम इसको रात को अकेले गांव आने देती हो। तो हमें ये समझ नहीं आता था कि क्यों बोलती हैं ऐसे। उस समय आपकी उम्र भी कम थी। हाँ, तो ये हमें समझ नहीं आता था। बोले कि रात में 12 बजे 1 बजे बोलते थे हमें जाना है पानी लगाने खेत में, तो उस बहाने से ये निकल जाते थे। उसके बाद 2-3 दिन तक यहाँ दुकान बंद रहती थी। यहाँ तक कि हमने ये तक कहा कि 3-3, 4-4 दिन दुकान बंद रहती है, आप ऐसा कर दीजिए कि हम दुकान खोल के बैठ जाया करें कम से कम यहाँ से, क्योंकि शर्म, एक हद के बाद शर्म आने लगती है माँ बाप से भी पैसा लेते लेते। जी। तो ये हुआ था कि अगर तुम वहाँ रहते हो तो हम यहाँ पर, दिल भी घबराता था, अकेले बच्ची थी, अपना स्कूल चली जाए, फिर ये छोटी वाली, इसको लेके हमने कहा हम दुकान पे चले जाएं, तो कहते थे तुम दुकान जाओगी तो तुम्हारे बाप को बुलाएं, तुम्हारे भाई को बुलाएं, उनकी इज्जत नहीं जाएगी। तो हमने कहा अगर इज्जत की इतनी परवाह है तो तुम पूरा करो मेरा, तुम मेरे अखराजात उठाओ, बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। हम कब तक मायके वालों से मांगते रहे, कब तक बाप की अलमारी से पैसा चुरा चुरा के तुमको देते रहे। आप एक संपन्न परिवार से हैं, आपके शौहर भी आप बता रही हैं कि ठीक ठाक संपन्न परिवार से हैं, लेकिन आपको लगता है कि असली मसला जो असली मतलब ये ठीक ठाक परिवार नहीं था, ये मतलब एकदम जाहिल, मतलब एक इनको एक, जिस वक्त हमारी शादी हुई थी तो इनको इंग्लिश का एक वर्ड भी पढ़ना नहीं आता था। हमने 3 साल लगातार इनको खुद से ट्यूशन दिया, इनको पढ़ाया, इस काबिल समझ लीजिए हमने इनको बनाया कि ये शहर में सर उठा के बिज़नेस कर सके। मेरा यही सवाल था अगला कि क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके शौहर जो हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन? उनके हाई स्कूल थी क्वालिफ़िकेशन, लेकिन हिंदी मीडियम से उनको कुछ आता नहीं था। मतलब ये कि इंग्लिश का एक वर्ड भी वो नहीं जानते, तो उन्हें पूरी मेहनत हमने करके उनको यहाँ शहर में जीने के काबिल बनाया हमने खुद अपने उस पर। लेकिन आज अभी आप कितने महीनों से अकेले रह रही हैं अपने बच्चे के साथ? अभी तो ये हमें 9 महीने उनसे अलग हुए हो गए, लेकिन अभी जो हम लोग रिहा हुए हैं तो अभी ये दिसंबर में, जब अभी तो हमको 4 महीने के लिए बंद कर दिया था इसने घर के अंदर तलाक देने के बाद। जब हमने सारी कंप्लेन बोला कि जब हमारी FIR होने वाली थी तो मेरी सास थाने के बाहर आ गई, उन्होंने मेरा पैर जो पकड़ना कि बेटा नहीं अब तुमको नहीं परेशान करेगा, जब ये तलाक दे चुका तो हम इसको लेकर यहाँ से चले जाएंगे, ये सब बोल के वो घर ले आई। घर लाने के बाद वो और मेरे जेठ वो लोग चले गए और इसने हम लोगों को घर के
अंदर ताले में बंद कर दिया। 4 महीने तक ये बंद करके रखे था ताले में, लेकिन जिस दिन तकिया से मुंह दबा के जान से मारने की कोशिश कर रहा था, उस दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आज एक्शन नल होगी तो आज तुम्हें ख़त्म कर देगा, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हमने फिर 1090 पे उस दिन कॉल किया, कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने हम लोग को, जब पुलिस को देखा इसने तो ये बाहर भाग गया, ये उस रात पूरा आया ही नहीं घर के अंदर। तो उस दिन से हम लोग अपना बंद करके फिर रहने लगे। लेकिन आपके साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन जो बेटी है, बिटिया से तो एक पिता का प्यार होता है, बेटी के प्रति कैसा बर्ताव रहा है इनका? पहले बेटी के प्रति कुछ ठीक था शुरू में, लेकिन ये कि जब बच्ची चाहते ही नहीं थे तो हमेशा से उनके दिल में ये था कि मतलब क्यों पैदा हो गई। तो इसलिए बात बात पे ये कहना कि किसने कहा था पैदा करने की, छोटी सी भी कोई बात होती तो किसने कहा था पैदा करने के लिए। तो जब इसकी जानकारी मिली कि बेबी कंसीव है तो उसके बाद क्या रिएक्शन था पति का? उसके बाद ये सीधा बोले, ईद के दूसरे दिन हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो उसने कहा कि आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। तो इन्होंने सीधा कहा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अबॉर्शन करा लो। अभी मतलब शादी के 5 साल के बाद कंसीव हुआ था बच्चा हमको, पहली संतान। उसने खुश होने के बजाय वहीं हॉस्पिटल में बोल दिया कि अभी हम नहीं उठा सकते, उसकी ज़िम्मेदारी, अबॉर्शन करा लो, बाद में देखा जाएगा। घर आके हमने घर वालों से, अपने मायके वालों से, अम्मी अब्बू से बात किया। उन्होंने कहा कि वजह क्या है कि जो तुम बच्चा है, कहने लगा हम पूरा नहीं कर सकते बच्चे का खर्चा। तो उन्होंने कहा कि हम पूरा करेंगे, उसके डायपर से लेके दूध, उसका सब कुछ, सारा कपड़े लत्ते सब कुछ मेरे मायके वालों ने, और आज तक किया। जब तक ये मेरी वालिदा ज़िंदा थी 3 साल पहले तक उन्होंने किया। क्या आपको नहीं लगता ये पूरा मसला, वो जो दूसरी स्त्री की बात आप कर रही हैं, दूसरी औरत की शादी से पहले से मोइन खान के जीवन में आ गई थी, उन्हीं के इशारे पे, चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे बच्चे की बात हो, या आपको प्रताड़ित करना हो, उनके इशारे पे सब हो रहा है, या आपके पति भी चाहते हैं ऐसा करना? नहीं, अगर वो खुद नहीं चाहते तो इशारे पे तो कोई इस कदर नहीं आ जाता है कि चाहे कितना भी कुछ हो हमको एक कोने ही में रहने देते, लेकिन जान से मारने की तो कोशिश ना करते। किसी के कहने पे कोई किसी को जान से नहीं मार सकता। ये उनकी खुद की वो थी कि इस कदर मेरी शक्ल से नफ़रत है उनको कि वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से, अगर कहते हैं कि अभी तुम मर गई तब भी सब कुछ मेरा ही है। इस वजह से बंद करके रखे थे कि शायद हो सकता है कि इतना टॉर्चर करें, इतना ज़्यादा इसको वो करें कि ये खुद ही मर जाए। डायबिटीज़ की पेशेंट है, दवा ना करें, इलाज ना करें, दवा इलाज कुछ नहीं करने देते थे। यहाँ तक कि किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, बोलते थे इसके साथ भी तेरा अफेयर है। शक करते थे। ये 14 अगस्त 2024 जब इन्होंने तलाक 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 कह के आपको अपने जीवन से बेदखल कर दिया था, उसके बाद 4 महीने इन्होंने कैद करके रखा आपको? जी, उसके बाद जब हम इसी घर में वो भी हम लोग, हम और मेरे बच्चे कैदियों के जैसे ऐसे खिड़की पे खड़े रहते थे कि कोई आ जाए तो उससे मदद के लिए, लेकिन कोई आता नहीं था क्योंकि मेरे घर वालों को पड़ी नहीं थी कि बिटिया ज़िंदा है, उसकी खबर ले लें कि मर गई। घर वाले भी नहीं आते थे? नहीं भाई, मेरे भाई का मेन रोल है, अब्बा उनसे दबे रहते हैं क्योंकि जानते हैं कि अब सब कुछ बेटे को दे चुके हैं, अब अगर इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारा कुछ बचेगा नहीं। यही बोल देता है सीधे कि जाओ, चले जाओ, बेटी के यहाँ जाके रहो। तो इन 4 महीने में मारपीट होती थी, झगड़ा होता था, आपको कैद करके रखते थे, और खाना पीना था हम लोग को हर वक्त, मतलब बात बात पे अगर बच्चे बीच में आ जाए, खाना पीना कुछ नहीं। अगर 24 घंटे में एक बार कुछ ला के बच्चों को दे दिया तो बच्चे खा लिए। हमें कभी बच्ची को मारने की कोशिश किया इन्होंने? बच्ची को मारने की कोशिश नहीं, बच्ची के गले पे इसने चाकू रखा था। यहाँ से हम लोग को डरा धमका के दिसंबर में इसके भाई की बेटी की शादी थी, ये वहाँ लेकर गया हम लोग को कि अगर वहाँ नहीं चली तो अनम का गला काट देंगे। उसके बाद वहाँ जाकर भी यही ड्रामा, ये दोनों भाई मिलके, ये और सलीम खान जो मेरे जेठ हैं, ये दोनों भाई वहाँ मिलके जब पूरी शादी उदी हो गई बिटिया की, तो उसके बाद कहने लगे अब यहाँ से घर चलो। कचहरी से हम लोग पूरा पेपर तैयार करवा रहे हैं, उसको हमारे सलीम खान का कहना है घर मेरे नाम कर दो, दुकान मेरे भाई के नाम कर दो, उसके बाद तुमको जहाँ जाना हो दोनों बेटियों को लेके चली जाओ। तो आप अब कोर्ट की गुहार लगाएंगी, कोर्ट में फरियाद करेंगी आप? जी, हमने कोर्ट में अब मजबूरन किया है। जब यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला, थाने से, हर जगह, सब जगह हमने एप्लीकेशन दिया, कहीं से कुछ नहीं हुआ, तो अब हमने कोर्ट का सहारा लिया है। देखिए कि वहाँ हमारे मरने से पहले कुछ अगर हो जाए, कहीं से कोई न्याय, योगी जी तक अगर हमारी बात पहुँच जाए शायद। वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बोलता है कि तुम्हारी कहीं नहीं सुनी जाएगी, पूरे थाने को हमने ख़रीद लिया है।
नहीं, ये तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है और मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगी तो इनको खींच कर लाया जाएगा कोर्ट तक, उसकी चिंता आप ना करें। लेकिन आप योगी सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? बस ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे हम कैदियों के जैसे अपने ही घर में रह रहे हैं कि बिना डर के मेरे बच्चे दरवाजे के बाहर खड़े होकर देख नहीं सकते कि बाहर कौन है, या तो खेल नहीं सकते नॉर्मल बच्चों की तरह। बस ये कि हम लोग को जीने का हक दे दें कि हम लोग आज़ादी से जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, हम हमारी बच्ची वैसे सुकून से हम लोग जिएँ। और आपके ससुराल और मायके में कोई एक शख्स ऐसा है जो आपके साथ है? कोई नहीं है। कोई दोस्त यार सहेली? दोस्त यार सहेली भी और रिश्तेदार भी, बहुत रिश्तेदार थे जिन्होंने बैग से बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हर तरीके से उनके घर पहुंच के डराना धमकाना, उनके ससुराल पहुंच के ये कहना कि अगर पीछे नहीं हटी तो पुलिस को बुला के तुम्हारे घर में ये करवा देंगे। तो सब मतलब एक एक करके, यहाँ तक कि मेरे किराएदार थे एक, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो उन्हीं के साथ मेरा अफेयर, मेरे बाप भाई ने खुद जाके, मेरे पति ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को इसके साथ सोते हुए देखा है थाने में, और मेरे बाप भाई ने उसका पूरा सपोर्ट किया इस बात पे। उन्होंने एक बार भी आके बेटी से नहीं पूछा कि ये बात सच है कि नहीं। तो वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए घर छोड़ के चले गए। फिर उनके बाद एक दो लोग और आए, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उनको भी परेशान, वो भी छोड़ के चले गए। अब हाल फ़िलहाल में एक अंकल रह रहे हैं, उनकी बहन रहती हैं यहाँ, वो भी मेरा सपोर्ट, उस दिन जब मार रहा था ये तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, हमको बचा लिया। तो उनको भी बहुत धमकी दी जा रही है कि तुमको भी जान से मार देंगे। तो आजकल ये कहाँ रह रहे हैं, नशा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है? अब या तो ये मदरसे में रहते होंगे या मेरे भाई के घर पे रहते होंगे। कोई फ़ोन, कोई कॉल, कोई मैसेज आपके पास आता है? फ़ोन तो पहले आता था इसी के नंबर से, जो डराना धमकाना। अभी हाल ही में एक बड़े गुंडे का फ़ोन आया था, जो कि उसका नाम हम नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो और हम लोग को यहाँ ना जीने दिया जाएगा। तो उसका ये कहना था कि जैसे भी हो दुकान उसके नाम कर दो, तभी तुम लोग करेली में ज़िंदा रह सकती हो, नहीं तो तुम जानती नहीं हो कि हम लोग क्या चीज़ हैं, कहाँ ख़त्म कर दी जाओगी, कहाँ कर दी जाओगी कि पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो यानी वकीलों की फ़ौज इनके पास है, इनके पास गुंडों की भी फ़ौज है और पुलिस भी इनके साथ है, ये कह रही हैं आप? जी, पूरा सपोर्ट इनको है हर तरीके से, पैसे से। और हमको जो सपोर्ट था वो सिर्फ मेरा जो किराया आ रहा था और हम जो दुकान खोल रहे थे। अब डर के मारे आज 20-25 दिन हो गया, दुकान पहुंच गए थे अपने गुंडे वकीलों को लेके, मारने पीटने की धमकी दिए थे, तब से दुकान भी बंद पड़ी, नहीं खोल रहे हैं डर के मारे। बच्चे डर गए हैं मेरे, बोलती कि मम्मी अगर जाओगी तो मारे पीटेंगे, इस वजह से दुकान भी बंद पड़ी है। आपकी बच्ची की पढ़ाई लिखाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा होगा? जी, जब हम लोग स्कूल गए थे तो स्कूल वाले पूछ रहे थे कि क्या वजह थी कि 4 महीने आपने स्कूल को ना इन्फॉर्म किया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, आप कहाँ थी कि एक बार भी आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं लगा। तो हमने बताया इनसे कि फैमिली सेपरेशन चल रहा था, ऐसी बात थी। बहुत मुश्किल से वो लोग तो टीसी दे रहे थे बच्ची की, लेकिन हाथ पैर जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी बच्ची 2 दिन स्कूल गई थी, 2 दिन के बाद ये गुंडे का फ़ोन आना, रात में 2 बजे तक आके दरवाजे पे लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये सबसे बच्ची डिस्टर्ब होती है। फिर सुबह ये बोलती कि मम्मी या तो तुम चलो, छोड़ो हमें स्कूल, वैन वालों का भरोसा नहीं है, पता नहीं रास्ते से बच्ची को उतार लिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए सिविल लाइन्स खुद बच्ची को छोड़ने जाना, फिर उसको लेने जाना। तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम बहनों की सुरक्षा हम देंगे, मुस्लिम परिवार की सुरक्षा हम देंगे, मुस्लिमों का विकास हम करेंगे, चाहे उसमें योगी सरकार हो या फिर अखिलेश यादव हों। तो क्या अपील है आपकी, एक बार फिर से बताएं। अखिलेश यादव से क्या कहना चाहेंगी, योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगी, प्रयागराज के सांसद से क्या कहना चाहेंगी, यहाँ के विधायक से क्या कहना चाहेंगी? बस हम ये कहना चाहेंगे कि उनको, अगर हमको कुछ ये लोग कर भी देते हैं तो मेरी बच्चियों को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका कोई नहीं रहेगा। ना तो मेरे माँ बाप में से माँ तो मेरी चली गई, लेकिन मेरे घर वालों में से कोई नहीं रहेगा जो मेरी बच्चियों का वो हो। इसलिए आप लोग बस इतना कर दीजिए कि अगर मुझे रात दिन में कभी भी ये लोग मार दें मेरे घर में घुस के, तो मेरे बच्चों को बचा लीजिएगा। तो ये शब्द हैं, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है एक माँ की, एक पत्नी जो कि अब रही नहीं, मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।